Bismillah. Following is an extract from the trial balance of TE for the year ended 31st December 2017. पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़ते हुए जहन में क्या बात बैठानी है? ईयर एंड कब है, ठीक है ना। ईयर एंड पे ही डिसाइड होगा एक्रूवल प्री पेमेंट का, ऐसे ही है ना। हमारा डिफाइनिंग पॉइंट तो वही होगा कि इस पॉइंट पर हमने कोई चीज़ एडवांस में पे की हुई है या एडवांस में ली हुई है। कोई डेड एंड तो डिसाइड करना है ना उसका, कि ये कहानी इस पॉइंट से आगे डिसाइड करनी है। मैं आपसे कहूँ मैंने किसी बंदे को 600 रुपये दिए हैं, बताएं कि ये प्री पेमेंट है या एक्रूवल है, क्या होगा? ये कुछ पता ही नहीं है। तभी पता चलेगा जब हम कोई पॉइंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ईयर है 1 जनवरी और ईयर एंड है 31 दिसंबर, ठीक है। मैंने कहा कि मैं एक बंदे को 600 रुपये साल के पे करता हूँ, वो मुझे सर्विसेज दे। अगर मैंने 1 जनवरी को पे किए हैं तो एक्सपेंस है, और अगर 31 दिसंबर को पे किए हैं तो फर्स्ट को पे किया तो एडवांस। हम तो ईयर एंड पे बनाएंगे ना, अकाउंट्स तो हम इस डेट पे खड़े होकर बनाएंगे। तो शुरू में पे कर दिया तो ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और अगर साल के एंड पे अगले साल, ये 2021 है, मैंने पे किए हैं 2022 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? एडवांस बन जाएगा। तो ये पॉइंट डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है। आपका शाहजेब कैसे आना हुआ आज? कोई ज़रूरत नहीं थी आने की, वैसे ऑनेस्टली पिछले 2-3 दिनों में शायद जो बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि ये हमने तकरीबन पहले ही पढ़ा हुआ था, ठीक है। ऐसी फीलिंग आ रही थी ना। बट लेट मी टेल यू, आपने जितना पढ़ा हुआ था वो पहले सारा ऐसे पैचेस पड़े हुए थे। पिछले 3 दिनों में हमने उनको समेटा, ऑर्गेनाइज कर दिया एक जगह पर, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्लासेस मिस की हैं, तो उन्हें मेरे चांस 48 मार्क्स। कि अब सच भी ना बोलें, सारे दिन लोगों से कहते हैं सच बोलें, खुद सच ना बोलें। दिन रात एक कर दो ना अब, ठीक है। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं, मैं कल मेरा ख्याल है मुश्किल से शायद 5-1 घंटे सोया, ठीक है। सुबह से मैं ये किताबें देख रहा था कि यार कोई चीज़ रह तो नहीं, कोई रह तो नहीं। तो एंड पे आपको जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगले 10 दिन मेरी आपसे गुजारिश है कि व्हाट्सएप पर एक्टिव रहिएगा, सिर्फ मेरे साथ, ठीक है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ग्रुप में, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ बस एक, बाकी सारे ग्रुप प्राइवेट नोटिफिकेशन सारे साइलेंट कर दें, सिर्फ इस एक ग्रुप की ना टोन भी अलग कर दें, ठीक है। और जैसे ही कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे आप भी उसमें आ जाए, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अभी आपको, आज का डेट है 12 आज, और पेपर कब है? किसी का 22 को भी है, ठीक है। किसी का 23 को भी होगा। चलो हम 22 की डेडलाइन डिफाइन करें ना अगर, तो मैं आपको अगले 10 दिन का रिवीजन प्लान आज बना के दे दूँगा, ठीक है। और उसमें फिर मैं आपके साथ चलूँगा। अब कोई आपकी अपनी मर्ज़ी, आप उसको फॉलो करें या ना करें, ठीक है। ना भी करें तो कोई नुकसान नहीं है। कोई स्टूडेंट होंगे कहेंगे सर जो आप पहले रिवाइज़ करवा रहे हैं ये तो मेरा पहले से अच्छा तैयार है, तो मैं क्यों ना उन चैप्टर्स पे टाइम दूं जो मेरे वीक हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे साथ चलना चाहें तो वो उसमें ये होगा कि आप जब पूरी क्लास एक ही घर में चीज़ बैठ के पढ़ रही होगी ना, और प्रेफरेबली मेरा मशवरा है कि कॉलेज आएँ और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें, क्योंकि आप ना यहाँ मजबूर हो जाते हैं पढ़ने के लिए। घर में क्या होगा, आप बैठेंगे थोड़ी देर के बाद आपको ना इधर कमर में दर्द महसूस होगा, कोई हार्डली 10 से 12 मिनट के बाद, ठीक है ना। फिर आप ना इधर एक टेक लगाएंगे ऐसे करके, अब ठीक है, ठीक है। फिर आपको ना इस जगह में दर्द महसूस होगा, तो आप थोड़ा सा ऐसे पीछे करके ऐसे करेंगे, बस। उसके बाद फिर 3 घंटे के बाद आप उठेंगे ना जब, तो आपके सर में दर्द हो रही होगी। फिर आप दर्द दूर करने के लिए चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद आपको भूख लग जाएगी, फिर आपका कोई दोस्त आ जाएगा। ये ऐसे करते करते पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, ठीक है। हल क्या है? सुबह 7:30 बजे या 8 बजे, जितने बजे भी लाइब्रेरी ओपन होती है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे जैसे कॉलेज की रूटीन में आते हैं, आएँ गर्ल्स बेसमेंट में, बॉयज़ टॉप फ्लोर पे अपनी लाइब्रेरी में जाके बैठे और वहाँ पे बुक खोल के पढ़ना शुरू कर दें। 2 घंटे लगातार आपने पढ़ना है, उसके बाद पूरे 10 मिनट की ब्रेक करनी है अलार्म लगा के, फिर वापस चले जाए, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर नमाज और लंच की ब्रेक करें।
फिर वापस चले जाएं, ठीक है, और असर तक कम अज़ कम पढ़ लें, ठीक है। असर के बाद असर से मगरिब ब्रेक कर लें, ठीक है, और मगरिब से इशा जो पूरे दिन में पढ़ा है वो रिवाइज़ करके अगले दिन का प्लान कर लें कि कल क्या करना, बस फिर सो जाएं, फिर फजर को उठें, ठीक है। ये आइडियल टाइम टेबल है, मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है। और इसमें इस सारे प्रोसीजर में न्यूमेरिकल का पोर्शन फर्स्ट हाफ में करें, थियरी का पोर्शन ज़ोहर के बाद के पोर्शन में कर लें, ये मेरा मशवरा है, क्योंकि सुबह के टाइम आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होगा, ठीक है, तो आप ज़ोर लगा सकेंगे। डे एंड पे बंदा ऑब्वियसली एग्जॉस्ट होता है, जो प्रोडक्टिविटी सुबह होती है वो सेकंड हाफ में नहीं होती, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक करें। इसके अलावा आप साथ चाय कॉफ़ी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप स्विगी ब्रेक का सहारा लें, स्विगी ब्रेक को अवॉइड किया जाए, ठीक है। नहीं समझते, अच्छी बात है, नहीं समझते तो नेक बच्चे, मैं तो हैरान रह गया। चलो जी आगे करें। ईयर एंड है 31 दिसंबर, स्टॉक इन ट्रेड और कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जी भाई, जिस ट्रायल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री का अकाउंट हो वो कौन सा होता है? परपेचुअल सिस्टम होता है। वाइल कैरिंग आउट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट द ईयर एंड फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। अच्छा, परपेचुअल सिस्टम में फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वो क्यों कर रहे हैं? वैसे हमने कल ये क्वेश्चन कर लिया था। जी भाई, ये क्वेश्चन कल कर लिया था हमने, उन्होंने कहा दोबारा करवा दें। भाई परपेचुअल सिस्टम में फिजिकल काउंट क्यों कर रहे हैं? फिजिकल काउंट तो हम पीरियोडिक में करते हैं। सर ये लेटर्स में इन्वेंट्री में सारी चीज़ें आपने बोला था कि अगर लेटर कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री के दो होते हैं परपेचुअल, अगर लेजर्स ना बने हो तो फिर वो पीरियोडिक होते हैं। तो इसमें तो लेजर है ना, लेजर है तो ट्रायल में आए। साथ की तरह पे हम फिजिकल भी काउंट करते हैं, फिर उस फिजिकल हम लेजर की जो क्लोजिंग अमाउंट आती है उसके साथ मैच करते हैं, अगर वो इक्वल आई तो। अच्छा, ये बात इनकी ठीक है कि आप परपेचुअल भी हो तो आपने मैच करने के लिए कर लिया, लेकिन वैसे कोई हर्ज तो नहीं अगर आप काउंट कर ले तो। कोई ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने परपेचुअल सिस्टम रखा है तो कोई आगे ऐसे हाथ करके खड़ा हो, नहीं फिजिकल काउंट नहीं करना मैंने, परपेचुअल सिस्टम किया है, ठीक है, कर ले जाके, कोई मसला नहीं। कर किया क्यों जाता है? जैसे इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई हुआ है गुड्स वर स्लाइटली डिफेक्टिव, अब ये आपके लेजर में तो नहीं शो हो रहा होगा, इसके लिए तो आपको फिजिकली जाके देना पड़ेगा। मैंने इसलिए ये बात आपसे डिस्कस की है कि पेपर में कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि जी सर ने कहा था कि फिजिकल काउंट तो तब होता है जब पीरियोडिक होता है, तो ये परपेचुअल में कर रहा है, तो इस तरह कैसे हो गया है? इस वजह से हो रहा है कि आप रिव्यू कर रहे हैं, आप खुद सोचें आपका एक गोडाउन है और उसमें 50 लाख का सामान पड़ा हुआ, तो क्या आप उसको ईयर एंड पे फिजिकल, हमारे बहुत से बच्चे कस्मों देहातों से आते हैं, आलूओं के वो ख़ास तौर पे ये उकाड़े दिबालपुर वाले साइड से जो बच्चे आते हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, तो क्या आप विज़िट नहीं करेंगे कि यार आलू मेरा ख़राब तो नहीं हो गया? माल्टो वाले वो भी इधर होते हैं, और भी बहुत कुछ है, ठीक है, होलसेलर है, घी के पड़े होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के पड़े, विज़िट करते थे कि चीज़ कोई डैमेज तो नहीं होगी, तो कर लिया उसने। तो लिहाजा बात अपने ज़हन में क्लियर रखनी है कि है ये परपेचुअल सिस्टम है, क्योंकि इन्वेंट्री का और कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर मेंटेन हुआ है, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ में है? ट्रायल के। अब आगे बढ़े। गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर स्लाइटली डिफेक्टिव, जो हमारा 3900 का सामान है इसमें से 1000 का क्या हो गया भाई? डिफेक्टिव। ये बिक सकता है 1130 पे, और उसके ऊपर हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी 200। तो जब ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए तो कौन सा फॉर्मेट बनाना है? कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का, ठीक है। ऊपर कॉस्ट, एनआरवी के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, आपके पास एनआरवी आ जाएगी, उसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो कम होगी वो आपकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक। अच्छा, अब जब आप इसको करेंगे तो 1130 में से आप 200 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 930। कॉस्ट है 1000, एनआरवी आ गया 930, तो लोअर कौन सी है? एनआरवी है ना, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब आपके पास जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है वो हो रहा है कॉस्ट पे, कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है ना, ये जो 3900 आपके लेजर में शो रहा है ये कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है सारा। इन्वेंट्री जब आती है तो कॉस्ट पे एंट्री करते हैं, और जब सेल होती है तो सेल प्राइस पे रिकॉर्ड होती है, और इन्वेंट्री के अकाउंट में से कॉस्ट माइनस होती है। ये बात याद है सबको? दो एंट्रीज हम पास करते हैं, एक सेल की और एक इन्वेंट्री की, ठीक है, डेटर टू सेल्स और
इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे ही करते हैं, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, ठीक। अच्छा, अब आपकी इन्वेंट्री 1000 पे है, इसको 30 पे लेके आना है तो 70 से कम करना पड़ेगा। 1000 से 930 पे लेके आना है तो 70 से कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनता है, ठीक है। अगर वो कहते हैं ना आग लग गई, चोरी हो गया, ठीक है, कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गया, सैलाब आ गया, तो हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस है। रूटीन में तो सैलाब नहीं ना आते हैं? तो इसलिए ये अब नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी। तो 70 माइनस कर देंगे किस में से, 3900 में से। नेक्स्ट वन कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹670 परचेज्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 28 दिसंबर 2017 बट द रिटर्न वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आप मुझे ये बताइए कि इस 670 का कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई असर पड़ेगा? परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल है ना, परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल को जो अकाउंट होता है वो कब डेबिट होता है, जब इन्वेंट्री क्रेडिट होती है। इन्वेंट्री कब क्रेडिट होती है, जब सेल होती है। जब भी सेल होगी हम इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देंगे। अब परचेज रिटर्न हो रही है, ठीक है, तो इन्वेंट्री में से क्रेडिट हो जाएगी और क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बात समझ आइए, क्योंकि ये सेल हुई नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इफेक्ट क्यों आना है। हाँ, पीरियोडिक सिस्टम होता, अगर पीरियोडिक सिस्टम होता तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर तो बनता ही नहीं है। हम तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाके बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट ऑफ परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वहाँ पे हमारी परचेजेस कम हो जाती हैं इस परचेज रिटर्न की अमाउंट और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी चेंज हो जाती है। ऐसी बात है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप इसमें जो भी फिगर्स डाल दें, अगर ये वाली फिगर 0 है तो आंसर कुछ और आएगा, अगर ये फिगर 100 हो जाए तो आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। तो पीरियोडिक सिस्टम में परचेज रिटर्न की एंट्री से कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होंगी, ठीक होगी बात। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट ही अलग मेंटेन हो रहा है, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर होगी बात? चलो जी, अभी बात समझ आ गई भाई आपको? हमजा वैस, अच्छा जी। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप एंटरप्राइजेस। स्टॉक इन ट्रेड इतना है, यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 31/12 पे, 31/12/17 पे, और कॉस्ट ऑफ सेल इतनी है। वाइल कैरिंग आउट, बाकी डेटा सारा वही है। 1000 की डिफेक्टिव थी, 1130 की सेल होगी, 200 कॉस्ट आएगी, और गुड्स परचेज रिटर्न जो हुई हैं जो क्रेडिट पर थी वो इतनी। तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द इन्वेंट्री अमाउंट दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहली एंट्री में तो हमने कह दिया कि 70 से वो कम होगी ना, कम इन्वेंट्री कम होगी, जाहिर बात है इन्वेंट्री को हम लोअर कर रहे हैं, तो 3900 में से 70 माइनस कर देंगे, ठीक है। एंट्री हमने पढ़ ली पिछली उसमें कि कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि इन्वेंट्री कितनी होगी, तो 3900 माइनस 70, और जो परचेज रिटर्न की हैं वो इन्वेंट्री के अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि इन्वेंट्री का अकाउंट जब मेंटेन होता है तो इसकी आनियाँ जानियाँ रिकॉर्ड होती हैं। याद है मेरा जुमला? ठीक है, लिहाजा ये परपेचुअल सिस्टम में आनियाँ जानियाँ याद रखनी है। जब भी इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री जाएगी, इन्वेंट्री के अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो 670 ये भी माइनस हो गई, पीछे जो बच गया वो आपका आंसर है 3160।
ओके जी, नेक्स्ट वन फ्रॉम द ट्यूलिप एंटरप्राइजेस का ट्रायल बैलेंस हमारी जान नहीं छोड़ रहा। एडवांस आपने दिया हुआ जी 450, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 12,500, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 4,630, सबके सामने बुक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अ मशीन कॉस्टिंग 450 वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। जी भाई, 450 रुपये की एक मशीन हमारे पास यकम अक्टूबर 2017 को आई है। क्या ये हमारे ईयर में आ रही है? आ रही है जी, क्योंकि ईयर एंड 31 दिसंबर 2017, ये 3 महीने पहले हमारे पास आ गई। द एडवांस हैज़ नॉट येट बीन एडजस्टेड ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ द इनवॉइस। अभी तक इसका बिल नहीं आया हमें, इसलिए हमने एडवांस की एंट्री पास नहीं, रिकॉर्ड किया हुआ पहले से, ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, लेकिन इसको कहाँ पे कैपिटलाइज होना चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इक्विपमेंट आया ना, इक्विपमेंट की कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, करते हैं अभी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, TE depreciates property plant and equipment at 15% per annum on reducing balance। ठीक हो गया जी। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, करें जी कैलकुलेट, और बिल्कुल सही से कैलकुलेट करना है। आपके पास पूरा 1 मिनट है। इस टाइम सुई सेकंड वाली 7-8 पे पहुंच गई है, अगले 8 पे पहुंचने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। सॉल्यूशन देखे बगैर, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। समझो पेपर में बैठे हैं, 1 बाय 1 टुकड़े टुकड़े करके उठाए और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएं। ओके जी, क्या आंसर आता है? 1197.3। थोड़ा सा फर्क आ रहा है, अभी देखते हैं क्यों आ रहा है। आपका भी यही आ रहा है 1180? ठीक है जी। चलो जी, टाइम अप हो गया। 1197 आ रहा है जी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी दी हुई है? 12,500 और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब रिड्यूसिंग बैलेंस का यही मतलब है ना कि कॉस्ट में से पूरी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो रह जाएगा उस पर रेट अप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आता है? 1181। एक तो ये आपने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया। अब एक एसेट आपने यकम अक्टूबर को भी तो खरीदा, ठीक है, 450 का वो आया है, ठीक है, और 3 महीने आपके पास रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 450 इंटू 3/12 क्या आंसर आ जाता है? 450 इंटू 15% इंटू 3/12, 17 आ गए। 16.875 चलें 17, और 17 में प्लस 1180 जो पहले आया था, कितना हो गया? 1197। 1180 वाले जो थे उन्होंने इस एसेट के 3 महीने स्किप कर दिए। नहीं, शायद किसी और ने भी बताया था। ठीक है भाई, बेटे एग्जाम में नहीं स्किप करना है, ठीक है। जो एसेट आया है उसको हमने टाइम प्रोपोर्शन कर लेना, कितना अर्सा हमारे पास रहा है उतने अरसे की डिप्रिसिएशन उसका एक्सपेंस है। नेक्स्ट वन जी, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वो कह रहा है कैलकुलेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। इसी अमाउंट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे किस पे शो होगा?
टोटल कॉस्ट माइनस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लें। टोटल कॉस्ट होगी 12,500 जमा 450 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल के 4630 अब इस साल की निकालनी मुझे लिखी हाँ, वो उससे प्लस फिर 5827 आप उसमें से माइनस कर दे तो क्या आंसर आ जाता है? 7123 7123। करो करो डिस्कस करो, इकट्ठे इकट्ठे बैठा करने यार, बंदा एक दाएं बाएं से को पूछ भी लेता है, दूर दूर बैठते हैं, कोई नाराज़ है एक दूसरे से? अच्छे लोग हैं आपके दाएं बाएं, इनके साथ बैठा करें यार। आज तो आखिरी दिन है, आज तो बर्दाश्त कर लो एक दूसरे को। और सीए की जर्नी में तो वैसे भी कोई क्लास फेलोज होते ही नहीं है, आज कल कोई और है, कल कोई और होगा, कोई किसी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, कोई किसी पेपर में पढ़ रहा है, थोड़ा सा टाइम होता है। हमजा वैस मेरे चांद, ये इतना शरीफ आदमी, इतना शरीफ मैं भी नहीं हूँ, ऊपर तक बटन सारे बंद करता है। ये वो अच्छी बात है, मुझे घुटन होती है लेकिन करनी चाहिए। एक अजरान होता था अच्छा खासा मेहनती पढ़ने वाला, पता नहीं क्या हो गया इसको, नज़र लग गई है मेरी छुट्टियों की वजह से। छुट्टियों ने बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए। अगले पेपर मेरा मशवरा है ऑनलाइन पढ़ लो, घर बैठ के, अम्मी की भी खिदमत करो, ऑनलाइन भी पढ़ लो, फिर भी इंसान है, सो ऊंच नीच होती है। मेरा मशवरा है। नहीं एंड पे क्यों होगा? आपका टेस्ट पोर्टल पे अपलोड होता है, आप अटैम्प्ट करके वापस अपलोड करते हैं और यहाँ से चेक होके बाकायदा उसके मार्क्स जाते हैं, साथ साथ चेक होता है। क्या मतलब? यार अब उसमें मुझे ये नहीं पता कि वो आप पेपर पे लिख के उसको अपलोड करते हो, मेरे ख्याल से ऐसे, या टाइप करके करते हो। आप अबू बकर से पूछ लेना, आया नहीं होता ठीक, वो आपको बताएगा। हो गया भाई, 7123 आ गया। चलो जी नेक्स्ट वन। अच्छा जी, फिर से ट्यूलिप, यार नाम ही चेंज करते कम से कम भाई। अपनी कंपनी है उसकी यार। अच्छा जी, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप एंटरप्राइजेज, वही है 31 दिसंबर 2017। प्री पेमेंट एंड एडवांसेज हैं जो हमने लोगों को दिए हुए हैं, डेबिट साइड पे आ रहे हैं। एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स वो हैं जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। मिसक्लिनियस इनकम 940 है ऑन 1 अक्टूबर 2017। अच्छा ये नीचे इसको पढ़ने से पहले ना एज यूजुअल हमें रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी चाहिए। कह रहे जी कैलकुलेट प्री पेमेंट एंड एडवांसेस दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टीई ऑन 31 दिसंबर। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो 1290 की फिगर है ट्रायल बैलेंस में, इसी को कुछ प्लस माइनस करना, जो भी करना, ठीक है ना? पहली बात तो हमें ये पता चल गई। अच्छा नेक्स्ट वन जी, 1 अक्टूबर 2017 यानी कि ईयर एंड से 3 महीने पहले 50% एडवांस रिसीव हुआ फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 480 का सालाना कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 50% हमने रिसीव कर लिया है। वॉज क्रेडिटेड टू मिसक्लिनियस इनकम, मिसक्लिनियस इनकम में डाल दिया। रिमेनिंग अमाउंट वुड बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा फिर बाकी के 50% आएंगे। सर्विसेज आर रेंडर्ड इवनली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, सर्विसेज जो हैं वो इवनली रेंडर की जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें हमने कोई प्री पेमेंट या एडवांस दिया? इसमें तो लिया है हमने, लिया है ना, तो इसका प्री पेमेंट एडवांसेस से कोई ताल्लुक नहीं। मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ ₹150 वर रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब हमने प्रोवाइड किए। बट इनकम हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन जनवरी 2018 ऑन रिसीट ऑफ अमाउंट। बताएं जी, जनवरी 2018 में सर्विसेज इस साल दी हैं और इनकम अगले साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बात ठीक है? इस साल सर्विसेज दी हैं तो इसी साल रिकॉर्ड करनी चाहिए। कितनी इनकम है? 150 की, ठीक है। तो ये हम अपनी 150 की इनकम ऐड कर लेंगे अपने
एडवांसेस के अंदर, ठीक है। 150 को हम 1290 में ऐड कर देंगे। बेसिकली ये हमारा रिसीवेबल बन गया ना ईयर एंड पे, क्योंकि अगले साल रिसीव हुआ है, रिसीट 2018 की है, तो ईयर एंड पे रिसीवेबल हो गया, तो रिसीवेबल हमारी प्री पेमेंट्स और एडवांसेस में ऐड हो जाएगा। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, पेबल में भी ऐड नहीं कर सकते, मिसक्लेनियस इनकम में भी ऐड नहीं कर सकते, तो एडवांसेस में ऐड हो जाएगा। तो 1290 प्लस 150 यही इसका आंसर है। मिसक्लेनियस इनकम आप रली मिली इनकम। मिसक्लेनियस इनकम क्या मतलब है? रली मिली इनकम, थोड़ा सा काम उधर कर दिया, उधर से पैसे आ गए, थोड़ा सा उधर कर दिया, सारी इकट्ठी कर दी, ठीक है। अदर इनकम की एक टाइप। अदर इनकम है हमारी, अदर इनकम के में प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट वन जी, ट्यूलिप एंटरप्राइजेस ईयर एंड 31 दिसंबर 2017। सारा कुछ वही है जी, सारा डेटा वही है, क्वेश्चन भी वही है। वो कह रहे जी एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स। जी भाई, अब बताइए कि 1320 को जो करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताइए कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2017 को 50% लिया, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है? साल का है। एनुअल है कितना? कॉन्ट्रैक्ट है कितने अरसे का? एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल का मतलब 12 महीने का। हमने उसमें से है वो 480 का, टोटल पूरे साल के कितने पैसे मिलने हैं? 480 रुपये। हमने उसमें से 50% रिसीव कर लिया, तो कितना रिसीव कर लिया? 240 रिसीव कर लिया। किस डेट को किया? 1 अक्टूबर को जो 50% रिसीव किया, ये कितने महीने का है? 6 महीने का है, क्योंकि 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 50% पेमेंट ली है तो 6 महीने का हो गया। उसने लिखा भी है कि सर्विसेज आर रेंडर्ड इवनली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट, हर साल बराबर ही सर्विस जाती है, ऐसा नहीं कि पहले ज़्यादा दे दी बात, तो बराबर है सारे साल। 6 महीने के पैसे आ गए। उन 6 महीनों में से हमारे काउंटिंग ईयर में कितने महीने फॉल कर रहे हैं? 3 महीने। तो 3 महीने की इनकम हमारी एक्रूअल पेमेंट में आगे चली जाएगी। 120 बिल्कुल आगे चली जाएगी। 240 का 50% आगे चला जाएगा। साल का 480, 6 महीने का 240 और 3 महीने का 120। 240 में से 120 इनकम बन गई, 120 एक्रूअल प्रीपेमेंट में चला गया। ठीक हो गया जी। तो 1320 में 120 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। वही आंसर आ रहा है 1440। ठीक है जी। लो जी, फिर से आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, ट्यूलिप एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर से सेम डेटा है। कैलकुलेट मिसक्लेनियस इनकम। अब तो क्वेश्चन आपको जुबानी याद हो गया। आप मुझे ये बताएं, मिसक्लेनियस इनकम कितनी शो हो रही है? 940 की। अच्छा जी, ये जो 120 है, सॉरी जो पहली एडजस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है वॉज क्रेडिटेड टू मिसक्लेनियस इनकम, यानी कि जो 240 रिसीव किया वो 240 का 240 हमने मिसक्लेनियस इनकम में डाल दिया। क्या डलना चाहिए था? कितना डलना चाहिए था? 120। 3 महीने का डलना चाहिए था, 3 महीने का, तो 3 महीने का मिसक्लेनियस इनकम में से माइनस कर देंगे। ठीक होगी पहली बात। ये 3 महीने का जो माइनस किया है वो ऐड कहाँ पे होगा? एक्रूअल प्रीपेमेंट में। ये पिछले क्वेश्चन में आपने यही किया है। ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली एक डबल एंट्री है। ठीक है, एक डबल एंट्री। आपने इस में अभी डेबिट किया है मिसक्लेनियस इनकम को और क्रेडिट किया है एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स को। वो एंट्री पिछले क्वेश्चन में चली गई, ये इसमें आ गई। ठीक है। अगली बात, 150 की सर्विसेज आपने रेंडर की हैं, लेकिन इनकम आपने अगले साल अकाउंट फॉर किया, गलत किया है ना। इसी साल की इनकम में आना चाहिए था, तो 150 ऐड कर लें। तो बेसिकली हुआ क्या, 940 माइनस 120 प्लस 150, क्या आंसर आ जाता है? 97।
काश हम भी पढ़े लिखे होते। हाँ जी, ओके जी। यार मुझे बोल बोल के एग्जॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन फिर से जी हमारा फेवरेट ट्यूलिप एंटरप्राइजेस। अच्छा जी, फाइनेंशियल चार्जेस 700 है, लोन कितना है जी 5150। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ईयर एंड वही 31 दिसंबर 2017। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन एरियर्स। इन एरियर्स का मतलब होता है बाद में, टाइम गुजरने के बाद, ठीक है। 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर ईच ईयर। एक दफ़ा हम 1 अक्टूबर को पे करते हैं, एक दफ़ा 1 अप्रैल को पे करते हैं, 6 महीने का पे करते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 दिसंबर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया कि इंटरेस्ट को हमने इंटरेस्ट में चार्ज करने के बजाय लोन में क्रेडिट कर दिया था, याद है? कल भी एक क्वेश्चन किया था हमने सेम ऐसा ही। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फाइनेंशियल चार्जेस दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ टीई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। जी भाई, बताइए जी क्या होगा जी फाइनेंशियल चार्जेस। आपको एक हिंट दे देता हूँ कि कल मैंने आपको कहा था कि जब रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करते हैं तो एक बेसिक रूल होता है। आपको मैंने अलग से बताया था, मैंने कहा आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बॉटम लाइन बता रहा हूँ कि अभी भी बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन कर लें कि अगर उसने वन साइड ऑफ एंट्री बताई हुई है कि गलत हुई है तो हम एस्यूम ये करते हैं दूसरी नहीं ना बताई, तो दूसरी ठीक ही हुई होगी। अब करें क्वेश्चन। सर ये जो 12% है ये ईयरली है या एनुअल है। जब ट्रायल बैलेंस में आ रहा हो तो एनुअली होता है। थोड़ा सा ना अपने जहन पे ये जोर डालें कि यार ये जो ट्रायल में फिगर है ये डबल एंट्री हो के आई है ना, हो गया ही ऑब्वियसली। तो जो एंट्रीज हो के आई हैं इस एडजस्टमेंट का उन एंट्रीज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस मैकेनिज्म के साथ ज़रा इस क्वेश्चन को सोचो। चलिए एक और बात करें, छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ है, अमाउंट नहीं पूछ रहा, सिर्फ एंट्री पूछ रहा हूँ, एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्रूड या पेएबल क्रेडिट। लिखे अपने पास एंट्री ये होगी, इसी क्वेश्चन के साथ ही लिख लो। लिख ली सबने? अब क्वेश्चन पढ़ें। इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द क्वार्टर हैज बीन क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। हमने कौन सी वाली पोर्शन एंट्री का गलत किया, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट वाला गलत किया है। इंटरेस्ट एक्रू के बजाय कहाँ पे कर दिया? लोन अकाउंट में। ठीक है, अब सुने मेरी बात तवज्जो से थोड़ा सा, ये बात समझ आ गई सबको? इंटरेस्ट एक्सपेंस तो सही डेबिट किया है, जो क्रेडिट करना था वो पेएबल के बजाय या एक्रूअल के बजाय किसको कर दिया? लोन अकाउंट को। क्या लोन अकाउंट को क्रेडिट करने से मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस गलत हुआ है? कैसे? डेबिट तो ठीक किया आप लोगों ने। लोन को अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो लोन बढ़ नहीं जाएगा? लोन तो बढ़ जाएगा, मैं तो पूछ ही नहीं रहा लोन बढ़ा है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस गलत हुआ है कि नहीं हुआ? डेबिट ठीक किया आपने, आपने डेबिट ठीक किया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्रूअल या पेएबल क्रेडिट। पेएबल की एंट्री का है, लोन गलत कर दिया, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइनेंशियल चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंशियल चार्जेस किसको कहते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस को। तो क्या आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड किया हुआ है? सही रिकॉर्ड किया हुआ है। उमर कहाँ पे बेटे कन्फ्यूजन आ रही है, वहाँ बताओ, बताओ बताओ खोल के बताओ। सर फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट एक्सपेंस जी, फाइनेंशियल चार्जेस क्यों कहते हैं? आप फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं किसी का,
किसी का सरमाया इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके आप किसी से गाड़ी लें 1 महीने के लिए रेंट पे, तो महीने बाद उसको गाड़ी वापस करते हैं, साथ पैसे भी देते हैं कि कहते हैं नहीं बस गाड़ी वापस कर दी, बहुत शुक्रिया आपका? पैसे भी देते हैं, गाड़ी का किराया, जनरेटर शादियों पे उधार लेके आते हैं, 2 दिन के लिए चलाते हैं गंदे नाचने वालों हैं, लड़के होके नाच रहे हैं यार, फिर क्या यार, बिल्कुल फेल, ज़ीरो हो गए सारा। तो जनरेटर लाए, वापस किया, ठीक है, हैरान हूँ मैं यार, क्या मेंटेलिटी है कि हम रक्स करें तलवारों, चंगी तलवारों पे रक्स करते हो, स्टेज पे रक्स कर रहे हैं साहब हैं। तो जनरेटर वापस किया, साथ पैसे देंगे, जनरेटर के चार्जेस। तो भाई किसी से पैसे लोगे लाख रुपए, महीने बाद लाख वापस कर दोगे तो पैसे नहीं लेगा आपसे, वो जो किराया है उसी को इंटरेस्ट कहते हैं, वही आपके फाइनेंशियल चार्जेस कहलाते हैं, वही इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। रिलीजियस ग्राउंड्स पे ना इसको मेरे साथ अभी बात कीजिएगा, वो क्लास के बाद कर लेंगे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, सूद है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट होता क्या है। आपने पैसे लिए, इस्तेमाल किए, जैसे आपने जनरेटर इस्तेमाल किया, जैसे गाड़ी इस्तेमाल की, जैसे ये बिल्डिंग है, इसका रेंट भी इंटरेस्ट में जाएगा? नहीं, ये रेंट है, पैसे पे पैसा सूद कहलाता है, गुड्स के ऊपर पैसा किराया कहलाता है, ठीक है। पैसे पे पैसा कमाना हराम, ठीक है। क्यों हराम है, एक बेसिक रीज़न दे देता हूँ। वैसे अल्लाह का हुक्म मानने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं, समझ आए तो भी मानना है, ना समझ आए तो भी मानना है। कौल उस समय है ना, वह अताना, वो सुनते हैं और मान लेते हैं, ये सिर्फ थी साहबा कराम। लेकिन दीन ने एक लॉजिकल रीज़न, आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं ना, बैंक लोन ऑफ़र करता है, बिजनेस कर लो, आप क्यों नहीं ले लेते जाके, बताएं? आपके पास बैंक को देने के लिए है ही कुछ नहीं, और कहेगा 1 करोड़ का लोन चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, 1 करोड़ की चीज़ें मेरे पास गिरवी रखवा दो। अब 1 करोड़ कहाँ से लें, 1 करोड़ तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा साहब जी हाँ, अब कहाँ से लाएं? तो 1 करोड़ का लोन किसको मिलेगा? अमीर आदमी को। अमीर आदमी नहीं फैक्ट्री लगाएगा, उसकी पहले ही एक है, उसने वो गिरवी रख दी, एक और लगा ली, और लोअर मिडिल क्लास को मुलाजिम रख लिया कम पैसों पे, उसको पता ही अपना कुछ नहीं कर सकता। तो अमीर अमीर हो गया, गरीब मजीद गरीब हो, उसकी अब दूसरी लग गई, 2 साल में उसका कर्जा उतारेगा, गरीब का खून निचोड़कर, फिर बैंक के पास जाएगा, अब मेरी 2 फैक्ट्री, अब 2 करोड़ लोन लूँगा। वो कहेंगे 2, हम आपको 3 देंगे सर, तो आपको 3 करोड़ लोन देंगे। वो इकट्ठी 2 फैक्ट्रियाँ लगाएगा, और फिर बहुत से गरीबों को हायर करेगा, फिर उनको निचोड़ेगा 3 साल। तो ये सूद के निज़ाम में गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर। लेकिन यही पैसा जब बिज़नेस में इन्वेस्ट होता है, कि बैंक उसको कहे कि जी नहीं मैं आपको लोन नहीं दूंगा, लेकिन मैं खुद बिज़नेस करूंगा जाके, मेरे पास लोन का पैसा, मैं बिज़नेस करूंगा इससे जाके, तो इससे पैसा मुआशरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर हर बंदा थोड़ा 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 ग्रो करना शुरू करता है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक, और भी बहुत सारी हैं, बहुत फ़लसफ़ा है इसके अंदर, बट दिस इज़ वन बेसिक रीज़न, ठीक है। चलें, थोड़ा सा दीन भी पढ़ लिए, वापस इस पे आते हैं, ठीक है। ये भी दीन है। अब माँ बाप ने फ़ीस दी है, ठीक है, फ़ीस दी है ना, उनकी अमानत है, तो अमानत में ख़यानत करना दीन है, बेदीनी है ना, तो दीन से काम करना है इंशाल्लाह। वापस आते हैं जी, फाइनेंशियल चार्जेस। तो भाई डेबिट आपने ठीक किया, डेबिट कर दे के सारे एक्सपेंसेस एंड पे कैरी डाउन बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में लेकर चले गए, तो उसमें कोई गलती नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन, 700 ही फाइनेंशियल चार्जेस। अब आप में से कुछ बच्चे ये गलती करेंगे कि 5,150 को 12% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है? 618। इधर आंसर है 700, ऐसे ही है। तो भाई क्या हमारे पास पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है? क्या हमारे पास सिर्फ एक लोन है? अभी तो एक दिखाया है, लेकिन पूरे ट्रायल बैलेंस में और भी तो हो सकते हैं फाइनेंशियल चार्जेस, हो सकते हैं कि नहीं? तो उसने तो हमें नहीं कहा कि मुझे इस लोन के बताओ, ठीक है। तो फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं बस वही रहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, सेम ही है। अच्छा जी, अब सेम रिक्वायरमेंट है, सेम डाटा है सारा। वो कह रहा है कैलकुलेट लॉन्ग टर्म लोन दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप मुझे बताइए, ईशा की बात अब काम आएगी कि लोन इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट किया लोन को, तो लोन बढ़ गया,
गलत क्रेडिट किया हुआ है, वो जो गलत क्रेडिट किया था वही ट्रायल बैलेंस में आया है। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में जो लोन की फिगर है वो गलत है। कितनी गलत है? दोबारा से पढ़ें, मैं आपको बताता हूँ। पहली एडजस्टमेंट पढ़ें। इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द क्वार्टर एंडेड 2017। क्वार्टर एंड, लास्ट क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, 3 महीने के 4, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों का इंटरेस्ट कहाँ पे चला गया है? लोन में। इन 3 महीनों का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? करें कैलकुलेट। 154.5। अगर मैं ये कहूँ कि इस क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट होगा उसको मैंने 12% से मल्टीप्लाई करके 3/12 किया होगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। लेकिन इसके लिए मेरे पास लोन की अमाउंट होना ज़रूरी है, वो भी मेरे पास है नहीं। पूरे साल में हम 100% लोन पे करते हैं, तो अब 97 इस तरह। मैं आपको बताता हूँ, सही कह रही। मेरे पास अगर लोन की अमाउंट होती, मैं उसको मल्टीप्लाई करता 12% से तो पूरे साल का आ जाता, उसको 3/12 से करता तो 3 महीने का आ जाता। अब मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, मैं लोन की परसेंटेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। हर क्वार्टर में 3% लोन पे आप मल्टीप्लाई करें तो साल का 12% बन जाता है। 3 3 6 3 9 3 12। तो इसका मतलब है आखिरी क्वार्टर का 3% जो लोन था, इंटरेस्ट था, वो एक्स्ट्रा गया है लोन के अंदर। तो 100% लोन था प्लस 3% कितना हो गया? 103। इसका मतलब है कि ये जो 5150 है ये कितने परसेंट है? 103% है। हर चीज़ बात समझ आई? ये बात समझ आ गई? 103% है। अब 103% ये है, हमें कितना चाहिए? 100% डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड परसेंटेज, कितना आ जाता है? 5000 आ जाता है। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट होगी है, यही लोन की अमाउंट है, यही लोन की अमाउंट है। अब एक बात और समझ लें, मुझे ज़रा बताइएगा 5000 इंटू 12% क्या होता है? 600। 5000 इंटू 3% क्या होता है? 150। 150 पर क्वार्टर हमारा इंटरेस्ट है, इंटू 4 कर देंगे तो 600 बन जाएगा। जो बात मैंने आपको ज़ुबानी की है वो जस्टिफाई करके भी दिखा दी है कि अगर 12% पर एनम है, या आप लोगों ने क्यूएम में पढ़ा होगा, तो 3% पर क्वार्टर रेट है, ठीक है। क्यूएम को सिर्फ पेपर पास करने के लिए कहीं कहीं अप्लाई भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये अप्लाई होगा। बात समझ आ गई भाई? कोई समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? चले जी, गुड हो गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30। यार अभी तो बड़े क्वेश्चन रहते हैं। ओए मैं तो थक गया हूँ यार। बंदा पिंडों में उस्ताद जी के लिए लोग क्या कोई लाते हैं यार, आप एक गिलास तक नहीं लाते, प्यास लगी होती है ज़्यादा। अच्छा जी, हाँ पड़ा गिलास, जग वो ग्लास डाइस में होगा, मैं अभी ले लेता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30। ट्यूलिप एंटरप्राइजेस, फिर से भाई हमारी जान नहीं छोड़ रहे जी भाई। प्री पेमेंट एंड एडवांसेस हैं 1290। मैं वैसे एक चीज़ बता दूं, प्री पेमेंट एंड एडवांसेस में फ़र्क जान लें, शायद कभी ज़रूरत पड़ ही जाए। एडवांस कहते हैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आपने पैसे दिए हुए हैं एडवांस के तौर पर। जैसे पीछे अभी एक क्वेश्चन था कि आपने मशीन खरीदी है, ठीक है, तो मशीन के लिए आपने एडवांस दिया, चाहे तो मशीन वापस दे करके एडवांस ले लें, चाहे तो कुछ और चीज़ ले लें। एडवांस दिया हुआ है, मशीन नहीं ली अभी, या तो मशीन ले लें या पैसे वापस ले लें। लेकिन प्री पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपने पैसे एडवांस में दिए हुए हैं, उसके अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। तो किसी टाइम आपके जहन में ये क्वेश्चन आए कि प्री पेमेंट और एडवांसेस एक ही लफ्ज़ है, क्या फ़र्क है इन दोनों में, तो अकाउंटिंग की नज़र में ये फ़र्क है। प्री पेमेंट पैसों की होती है और एडवांसेस आप किसी चीज़ के एडवांस देते हैं, उसके बदले आप पैसे भी वापस ले सकते हैं और
कोई चीज़ भी ले सकते हैं। प्री पेमेंट में आपको पैसे ही वापस मिलेंगे, चीज़ कोई नहीं मिलेगी। प्री पेमेंट में आपने बिजली का बिल देना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने अपने लॉन में घास कटवानी है, पैसे दे दिए एडवांस में, पैसे ही वापस मिलेंगे, गुड्स है ही नहीं ना उसके अगेंस्ट, सर्विस के अगेंस्ट होते हैं। सर्विस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल आपको एग्जाम में ये पूछेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने बता दिया, किसी जगह पर डिफरेंशिएट करना पड़ ही जाता। अच्छा जी, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 800 फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज बाय टीई फॉर द डिपार्टमेंट हेड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। जो बिज़नेस का मालिक है टी एंटरप्राइजेस का, उसकी फैमिली और बिज़नेस में जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स, उनकी हमने इंश्योरेंस कराई है। हमने कहा गरीब मरता है मर जाए, ये बच जाए किसी तरह से, इनको पैसे मिल जाएँ। 800 रुपये की हमने इंश्योरेंस करवा ली। प्रीमियम परटेनिंग टू ओनर्स फैमिली मेम्बर इज़ 200। द पॉलिसी इज़ वैलिड अप टू 30 जून। ड्राइंग्स हमने बतानी है जी इस क्वेश्चन में, ड्राइंग्स बतानी है। ट्रायल बैलेंस में कितनी ड्राइंग्स है? 490। पहली एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद मुझे बताएं ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी? 690 हो जाएंगी, क्योंकि 200 फैमिली के लिए वो ऑनर की ड्राइंग्स हैं, बाकी तो बिजनेस का ही एक्सपेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे रेंट पेड 1200 अगेंस्ट द एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट द रेंट पेड वुड नॉट बी रिफंडेड इन केस बिल्डिंग इज वेकेटेड अर्लियर। ये आपने 31 अगस्त अगले साल की 31 अगस्त तक रेंट दे दिया, वो कह रहा है पहले भी खाली कर दी तो पैसे वापस नहीं करूँगा। ठीक है, जहन्नुम में चला जाऊँगा, पैसे वापस नहीं करूँगा, खाली करते हो तो कर दो। इसका ड्राइंग से कोई ताल्लुक है? नहीं, तो बस वही हमारा आंसर पहले ही आ गया। 490 + 200 690, यही हमारी ड्राइंग्स की फिगर है। ठीक है जी, ओके जी, सेम क्वेश्चन सेम डाटा। अब क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस। करें भाई, ये आप लोग करें। डेटा आपने पढ़ लिया, प्री पेमेंट एंड एडवांसेस की पहले कितनी फिगर है? 1290। और क्या क्या प्री पेमेंट्स और एडवांसेस हैं, कैलकुलेट करें ज़रा। भाई सोल्यूशन नहीं देख, सोल्यूशन नहीं देखो भाई, खुद सॉल्व करें। ओ हाँ, लिख के नहीं किया ना, ज़ुबानी कर रहा है। इतना अलबेरूनी बनने की ज़रूरत नहीं है, लिख के करो भाई। लिख के करोगे ना, आधे अकाउंटिंग के क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाने। ज़ुबानी करते हैं मुश्किल होती है। जी भाई, हो गया? अरे हो गए हो कि ना होयो? हो गए हो कि ना होयो? हो गए हो? क्या आंसर आता है? 2390। किस किस का आ गया जी 2390? अब 2390 को टारगेट करके नहीं कैलकुलेट करना कि किसी तरह 2390 तक पहुंच जाए। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट से करें। चलें देखते हैं जी। 800 रुपये जो इंश्योरेंस पे की, इसमें से 200 फैमिली की निकल गई, 600 बिजनेस की रह गई। ऐसी बात है। और ये कब तक चलनी है? 30 जून 2018 तक। तो ईयर एंड पे 6 महीने का एडवांस पड़ा हुआ है, तो 600 बचा हुआ है। 600 × 6/12 कितना आ जाएगा?
300 और अगले में 1200 जो रेंट है अगली अगस्त तक है, 31 अगस्त तक 8 महीने बनते हैं, तो 12 इंटू 8/12, तो ईयर एंड पे कितना एडवांस हो गया 800, ये हो गया 800 जमा 300 1100, 1100 जमा 1290, ये बता रहे हैं 2390 बनते हैं। मैं इनकी बात पर एतबार करते हुए आमीन कहता हूँ। सही कह रहे होंगे, क्यों सही कह रहे होंगे, लाइक बच्चे हैं, सही कह रहे होंगे। अहमद पानी पी रहा हूँ, कैमरा उधर ही रख, उनको दिखा ये कुर्सी खाली भी होती है कभी, सारा झगड़ा ही कुर्सी का, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। शुक्र है आज मैं नाश्ता सही करके आया हूँ। हमने तो किया है, पराठा खाया है अचार के साथ, चाय भी पी है। ब्रेक दे दो। 9:30 बजे ब्रेक करते हैं। नाश्ता करवाएंगे हाँ सर ये सुनो, हाँ आवाज नहीं है। नाश्ता करवाएंगे हूँ, कौन है तू? सर आपका चावल अभी पिछले नाश्ते के पैसे देने हैं उनके, मैंने उधार है अभी। सर उनसे नहीं पूछा है। वो ड्राइंग सारे कॉमेंट जी जी वो आवाज में ड्राइंग में डाल करते हैं जी। ओके जी, नेक्स्ट वन पे आ जाए। कोई किसी ने पानी पिया तो ये सामने पड़ा हुआ, देख लो, बस पीना नहीं, दूर से देख के प्यास बुझाओ। क्यों परेशान हो इलियास? 1290 इन्होंने माइनस किया था। कोई बात नहीं, माइनस कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि मैंने क्यों माइनस किया और क्यों प्लस किया। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्राइंग्स एडवांसेस बढ़ रहे हैं। तूने ऐसा क्यों समझा? ये तो और गुनाह कबीरा कर दिया तूने ऐसा क्यों समझा कि ट्रायल में एडजस्टमेंट पहले से शामिल है? ये गुनाह कबीरा है। एडजस्टमेंट कभी ट्रायल में पहले से शामिल हो सकती है भाई? एडजस्टमेंट की तो डबल एंट्री करते हैं। सारी रात कहानी सुनाई, सुबह उठ के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या कहते हैं वो? हीर रांझा, हीर बंदा थी क्या बंदी थी? हैं? ऐसे ही है ना? चलो 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 नेक्स्ट वन। अच्छा जी, अगेन सेम क्वेश्चन, सेम डाटा वगैरह, रेंट एंड इंश्योरेंस कैलकुलेट करके बताएं जी। रेंट हमारे पास, रेंट एंड इंश्योरेंस आ रही है 2900। 2900 रेंट एंड इंश्योरेंस है यार। अब तो क्वेश्चन ज़ुबानी याद हो गए। सबसे पहले ड्राइंग्स माइनस करेंगे इसमें से। हमने रेंट एंड इंश्योरेंस पे 800 रुपये शामिल किए हुए हैं ना, तो 800 में से 200 की तो ड्राइंग्स हो गई, 300 के एडवांसेस हो गए जो भी आपने ऊपर कैलकुलेट किए हैं, और 800 का एडवांस रेंट है। ये तीनों चीज़ें माइनस कर देंगे तो आपके पास रेंट एंड इंश्योरेंस की फिगर आ जाएगी फॉर द ईयर। हो गया? नहीं समझ आई? क्यों? पिछले पहले क्वेश्चन में क्या किया? 200 की ड्राइंग्स थी आउट ऑफ 690। सर ये हम इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं? इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़े। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 800 ऑफ हेल्थ एंड फलाना हैज़ बीन अरेंज्ड बाय द डिपार्टमेंट हेड्स। प्रीमियम पर्टेनिंग टू ओनर्स फैमिली इज 200। द पॉलिसी इज वैलिड अप टू 30 जून। आपको रेंट एंड इंश्योरेंस की फिगर दे रहा है, ठीक है? इस रेंट एंड इंश्योरेंस की फिगर में से 800 रुपये वो हैं जो इंश्योरेंस के हैं। रेंट एंड इंश्योरेंस की एक ही फिगर है 2900 की, उसमें से 800 की फिगर कौन सी है? ठीक है, उसमें से उस 800 में से 200 की ड्राइंग्स है।
तो जब हमने इसमें से ड्राइंग्स माइनस की तो रेंट एंड इंश्योरेंस में से भी ड्राइंग्स माइनस होनी चाहिए ना, क्योंकि गलत रिकॉर्ड हुई हैं। होनी ड्राइंग्स में डेबिट चाहिए थी, कहाँ पे डेबिट हो गई है? रेंट एंड इंश्योरेंस में, वहाँ से माइनस हो जाएंगी। फिर 300 का जो इंश्योरेंस है वो प्री पेमेंट है। ये तो पेड की फिगर आ रही है ना, ट्रायल बैलेंस में पेड की फिगर आ रही है। तो ईयर एंड पे हमने डिफाइन, ये प्री पेमेंट है वो भी माइनस कर देंगे, और जो रेंट प्री पेड है वो भी माइनस कर देंगे, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगी। अब समझ आ गई क्यों माइनस कर रहे हैं बाजी? सोचे सोचे कितना आता है? 1600। पहले एडजस्टमेंट सर 800 टोटल माइनस करेंगे 600 बेटे ना 800 माइनस करेंगे ना 600 माइनस करेंगे। ये देखो 200 सबसे पहले उठ के ये डस्टर दो ना मुझे, थोड़ा सा हेलो जुलोगे ना ब्लड फ्लो सेट हो जाएगा। मिटा मैं लेता हूँ। बस यार सारे मुश्किल काम मैं ही करता हूँ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में है। मैं कॉलेज पढ़ता होता था जब ये गाना आया था, जो मैट्रिक में था शायद, इतना पुराना आते फसलों। रेंट एंड इंश्योरेंस हमारा आ रहा है जी 2900 ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जो फिगर आती है वो कौन सी होती है? पेड, हमने पे कर दी। अब वो नीचे एडजस्टमेंट में ये बता रहा है कि इस रेंट एंड इंश्योरेंस में 800 रुपये इंश्योरेंस के हैं, टोटल 800 इंश्योरेंस के हैं। इसमें 800 रुपये किसके हैं? इंश्योरेंस के। उस इंश्योरेंस में से जो इसके अंदर मौजूद है 800, उसमें से 200 ड्राइंग्स हैं, उसको इसमें होना चाहिए, माइनस कर दे। माइनस कर दी ड्राइंग्स। अब कितनी इंश्योरेंस रहेगी इसके अंदर? 600। 800 थी टोटल, 800 थी, 200 निकाल दी, कितनी रहेगी? 600 रहेगी। इसके अंदर कितनी इंश्योरेंस रहेगी? इंश्योरेंस पड़े कितनी है? 800। 200 निकाल दी तो इसमें कितनी इंश्योरेंस रहेगी? 600 की इंश्योरेंस रहेगी। पक्की बात है? फिर सोच लो एकदम, सोच लिए 600 की रहेगी, सही कह रही। 800 में से 200 की निकाल दी, 600 की रहेगी। क्या वो 600 की इंश्योरेंस जो इस फिगर के अंदर पड़ी है वो इसी साल की है सारी? उसमें से प्री पेमेंट कितनी है? 300, वो 300 भी निकाल देंगे। अब इसके अंदर कितनी इंश्योरेंस रहेगी? 300, वो इसी साल की है, वो रहने दें इसके अंदर। अब अगली एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, इसमें रेंट भी शामिल है। कितना? 1200। क्या वो 1200 इसी साल का है? कितना इस साल का नहीं है? 800। 800 इस साल का नहीं है, वो 800 इसमें से निकाल दे तो पीछे रह गया 1600। ये हमारा रेंट एंड इंश्योरेंस है फॉर द ईयर एंडिंग December 31 December 2000 कौन सा है? 70। बताइए जी, क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? आई एम क्वाइट श्योर आप एक दफ़ा जब एक्रूवल का चैप्टर रिवाइज करेंगे और एक दफ़ा फिर से ये क्वेश्चन बैंक सारा करेंगे, आप पेपर में गलती नहीं करेंगे। क्वाइट श्योर। कॉन्सेप्ट आप लोगों की ठीक है। स्टेटमेंट्स में देखिए ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे आपने कह दिया जी किसी ने 900 की, आपने कह दिया इंश्योरेंस अंदर पड़ी है, वो स्टेटमेंट में बंदा फंसता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे स्मूथ हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे शेक नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट शेक हो गया ना तो फिर आप पेपर में परेशान ही बैठेंगे। कॉन्सेप्ट अपना ठीक रखें, आगे चलें। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ आवर डीरेस्ट कंपनी ट्रायल, कौन सी है जी, क्या नाम है इसका? मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता। ट्यूलिप एंटरप्राइज, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स है जी 4400 के, बैड डेट्स है 230 के, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है
220 का। TE maintains provision for receivables during according to the age of the outstanding balances. Relevant details are given below. जी भाई, खुद ही उसने फिगर्स लिख दी, खुद ही परसेंटेज भी लिख दी। इससे पहले क्या होता था, हमें फिगर्स अलग से लिख के देता था, परसेंटेजेस अलग से लिख के देता था। ये जो नीचे टेबल बना हुआ है ये अब खुद बनाते थे, अब उसने बना के दे दिया। हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 1000 को 5% से कर दें, 900 को 10% से कर दें, 530 को 20% से कर दें, टोटल कैलकुलेट कर ले कितना होता है। करें, शानजा करो बेटे। टू 246 आ गया भाई, सबका आ गया 246। ये 246 क्या चीज़ है? प्रोविजन कैलकुलेट कर रहा है बोंगे। प्रोविजन कौन सी वाली? क्लोजिंग प्रोविजन। क्लोजिंग डेटर्स पे क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग डेटर्स पे क्लोजिंग प्रोविजन कितनी बताइए? 256 246 क्लोजिंग प्रोविजन आ गई। ओपनिंग कितनी है? ओपनिंग 220। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दी होगी वो ओपनिंग होगी। जो नीचे एडजस्टमेंट्स में से हम एडजस्टमेंट कैलकुलेट करके निकालेंगे वो कौन सी होगी? क्लोजिंग होगी। इस क्वेश्चन में मेरी बात सुन लें प्लीज़, इस क्वेश्चन में हमें बैड डेट एडजस्टमेंट में कोई नहीं दी हुई, नहीं दी हुई ना, जो दी हुई है ट्रायल में दी हुई हैं। ट्रायल में जो बैड डेट्स होती हैं उसकी एंट्री हम करके उसको लेकर आते हैं, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। तो इसका मतलब है कि डेटर्स में से वो बैड डेट्स माइनस हो के डेटर आए हैं ट्रायल के अंदर। ये मेरी बात समझ आई है? किसको नहीं समझ आई मैं रिपीट कर देता हूँ। जब बैड डेट होती है 100 के डेटर्स हैं, बैड डेट होगी 2 की, तो हमने किया 2 से बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। डेटर का कैरेट डाउन बैलेंस कितना रह गया? 98। ये 98 ट्रायल बैलेंस में गया है तो इसमें से बैड डेट माइनस हो चुकी है। तो इसका जब ट्रायल बनेगा तो लिखा हुआ आएगा बैड डेट एक्सपेंस टू डेटर्स रिसीवेबल 98। ये माइनस होकर आई है। अगर नीचे एडजस्टमेंट में दी होगी अलग से तो इसका मतलब है वो अभी तक माइनस नहीं हुई। पहले वो माइनस करेंगे डेटर्स में से, उसकी एंट्री होगी बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। वो बैड डेट में भी ऐड होगी, डेटर में से भी माइनस होगी। जब वो माइनस हो जाएगी उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ये परसेंटेजेस उसके बाद अप्लाई होंगी रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि बैड डेट जो कंफर्म होंगी है दो दैट आर रिटन ऑफ, जो राइट ऑफ हो चुकी हैं, जो हमारे डेटर्स में से माइनस हो चुकी हैं। हमारे डेटर थे ट्रायल बैलेंस में 98, 1 रुपये की और बैड डेट होगी तो पीछे कितने रह गए? 97। अब जो रह गए हैं इनके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे ना कि यार इसमें से इतने परसेंट नहीं आने वाले। ऐसी बात है ना, 98 पे तो करना बेवकूफ़ी है, उसमें तो पता है कि एक ने कंफर्म नहीं आना, उस पर अंदाज़ा लगाने की क्या ज़रूरत है? उसको तो पहले माइनस करें ना, बाकियों पे रिटर्न डाउन करें, बाकियों पे अंदाज़ा लगाएं कि इस पे कितने परसेंट नहीं आएंगे। वो जो बाकियों पे आप अंदाज़ा लगाएंगे दैट इज़ योर क्लोजिंग प्रोविजन। पूरा बैड डेट रिवाइज करा दिए। बात अब क्लियर हो गई है? ओपनिंग आपको यहाँ पे मिल गया। जो बैड डेट आपके ट्रायल बैलेंस में होंगे उनको उंडेल देंगे कहाँ पे? प्रोविजन के अकाउंट में। वहाँ से बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो गया, प्रोविजन डेबिट हो जाएगी कितने से? 230। बताएं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फिगर जाएगी? 256. This is the bad debt expense for the year. ठीक है, किसी को ये बात ना समझ आई हो?
अब आप देखें, एक बार मैं आपको फिर से एक और भी रिपीट करता हूँ, लिखा हुआ है कैलकुलेट बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस तो पहले ही हमारे पास 230 का था ना 230 का, उसमें 40, 50 और 56, 26 रुपये हमने और ऐड कर दिए, किए कि नहीं? ये देखो बेटे सब लोग, बैड डेट कितना था 230, हम इनकम स्टेटमेंट में कितना लेके जा रहे हैं 256, 26 से ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। ये अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, लेकिन क्यों लेकर जा रहे हैं कि हमारा जो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, बीइंग प्रूडेंट, वो ये कहता है कि जो फ्यूचर में आपको शक है कि ये एक्सपेंस होगा उसको फ़ौरन अकाउंट फॉर करें। इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो होगी, उसको पहले रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन एक्सपेंस पे आपको शक है कि ये पैसे नहीं देंगे, फ़ौरन बी प्रूडेंट एंड रिकॉर्ड इट। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ठीक होगी बात ये? क्या ये ऊपर के 26 रुपये डेटर्स में से माइनस हो गए हैं? नहीं, नहीं हुए, इस साल भी नहीं हुए। इस साल हो गए? होने वाले हैं। नहीं होने वाले। देखिए, ये आपकी एक्सपेंस की फिगर है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है, ये आपकी फिगर है जो बैलेंस शीट में जा रही है। जो डेटर्स रह गए हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 97, उसमें से ये प्रोविजन माइनस शो होगी और बैलेंसिंग डेटर्स शो होंगे बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अगले साल ओपन किस पे होंगे? 97 पे, ये जो माइनस करके फिगर आ रही है। बताएं जी, ये मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया, 97 पे होंगे। क्योंकि देखिए, इस भाई ने मेरे 97 रुपये देने हैं, 97,000 देने हैं, 97 थोड़े। इसने मुझे, एक मिनट बेटे, इसने मेरे 97,000 देने हैं, मुझे शक है कि 7,000 नहीं देगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैं इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूँ 7,000 को, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पर क्या इसको पता है कि मैंने 7,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया? क्या इस पर लाजिम है कि मुझे 90,000 ही दे? मैं इसके डेटर अकाउंट में 7,000 कम नहीं करूँगा, बैलेंस शीट में शो करूँगा प्रोविज़न, लेकिन अगले साल जब मैं ओपन करूँगा दोबारा अकाउंट, तो प्रोविज़न माइनस करने से पहले जो बैलेंस था उस पर ओपन करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया उसमें भी यही सिनेरियो। ठीक है, एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा। अब सारा रिवाइज हो गया, आगे चलें। ये तो हमारी रिवीजन क्लास बन गई यार। पहले एक्रूअल प्रीपेमेंट रिवाइज की है, फिर डेप्रिसिएशन की है, फिर अब बैड एंड डाउटफुल डेट्स। गुड हो गए? ये 230 बैलेंस शीट में तो एक्सपेंस जाता ही नहीं बेटे, इनकम स्टेटमेंट। ये इसमें ऐड होकर चला तो गया, ये इसमें ऐड होकर चला तो गया। अगर मैं ये एंट्री यहाँ पे ना करता, ये बैड डेट की एंट्री, तो बैड डेट का जो अकाउंट था उसमें कितना बैलेंस शो हो रहा है? 230 ना। 230 इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए, चला गया। यहाँ पे क्या बैलेंसिंग फिगर निकली है? 26। ये भी चली जाती तो टोटल कितनी बन जाती? तो वही तो बनी हुई थी। ठीक है, चल, लेकिन ये काम आपने कर लेना बैड यहाँ लाने वाला। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपकी कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो जाएंगे, अलग अलग करेंगे ना तो कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, आगे चलो भाई, टाइम थोड़ा है भाई। अच्छा जी, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द डीरेस्ट एंड द लवलीस्ट ट्यूलिप एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, डाटा सारा वही है, ओपनिंग क्लोजिंग फलाना चलाना ये वो सारा कुछ, प्रोविजन भी वही है। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आप बताएं, अब तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स हमने बैलेंस शीट में कितने शो करने हैं वो ये पूछ रहा है। अब बताओ, मुझे ज़बानी बताएं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या शो करेंगे? सरामीनकम 4154 जी। ये जो बैलेंस है 246 का, ये ट्रेड रिसीवेबल्स में से
माइनस करेंगे। मुझे यहीं पर एक बात बता दें कि अगर मैं ये कहूँ एडजस्टमेंट में 100 रुपये एक बंदे ने हमारे देने थे, वो रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं, तो मेरे क्लोजिंग डेटर कितने हो जाएंगे? कितने से कम हो जाएंगे? 100 से कम हो जाएंगे। 100 से कम हो जाएंगे। 100 से कम हो जाएंगे। फिर सोच लो, 100 रुपये देने थे, इंतकाल फरमा गए। वर्षा को जब शर्म आ जाएगी, बैड डेट रिकवरी हो जाएगी, प्रोविज़न की रिकवरी हो जाएगी। अभी तो कर देंगे। क्या 100 रुपये से डेटर कम होंगे? क्या 100 रुपये से डेटर कम होंगे? नहीं करेंगे। आखिर हम कामयाब हो गए एक बंदे को बहकाने में। नहीं कम होंगे? बुक में लिखा हुआ है ना, अगर वो डेथ हो जाए उसकी देंगे। सर हमने कहा था ना कि अगर फॉर एग्जांपल उसके बच्चे या कोई हमें उसकी तो बाद में बेटर लेकिन हम डेटर में क्यों कम करेंगे? हमें मिल सकते हैं सर, आज तक करेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमें कर देना चाहिए, बंदा मर गया। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, एक्सपेंस कंफर्म हो गया है, कम हो जाएगा, लेकिन इन नालायकों ने बोंगी मारी है, 100 रुपये से कम नहीं होगा। कितने से कम होगा? ये होगा 100 रुपये से पूरा डिवाइड इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी बैड एंड डाउटफुल डेट थोड़ी सी ना, आप छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। मैं बेसिकली मैंने आपको जो एडजस्टमेंट दी है वही इनकम्प्लीट है। ये यार इसको टिश्यू देना है तो रोने लग गए। क्या हो गया? कोई मरा हुआ याद आ गई या अपनी मौत याद आ गई? इन दोनों में से किसी एक पे बंदा रोता है। भाई अब सुने, एक बात तो कंफर्म है कि डेटर्स कम होंगे, दैट इज़ कंफर्म, बट रिमेंबर, हाँ दैट इज़ द क्वेश्चन कि कितने कम होंगे। देखो आप प्रोविजन परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से। किसकी परसेंटेज? रिसीवेबल्स की। अब जो आपने अभी परसेंटेज लगाई है ये तो रिसीवेबल्स पर लगाई है। जब रिसीवेबल ही 100 से कम हो जाएंगे तो परसेंटेज किसी और नंबर पे अप्लाई हो रही होगी। जब वो उस पर अप्लाई हो रही होगी तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो फिर फिगर 100 की नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी, जो भी होगी। मैं आपको बताता हूँ, बुक खोलें ज़रा, सोल्यूशन खोलें। 4 लग रही हैं, मैं भी यही बता रहा हूँ, 4 लग रही हैं। ये मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन पूरा दिया ही नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहता कि मोर देन 1 ईयर वाले जो 530 हैं इनमें से 100 कम हो जाएं, तो अभी जब आपने 530 पे 20% लगाया तो आंसर कुछ और आया था। जब आप 430 पे 20% लगाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा। जब प्रोविजन यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो रिसीवेबल्स भी चेंज हो जाएगी। अब बात समझ आइए अब्दुर्रहमान? देखो अभी टोटल आया है, मुझे बताएं 530 इंटू 20% कितना आता है? 530 इंटू 20% जो आपने कैलकुलेट किया है 106। और अब आप करें 430 इंटू 20%, ये कितना आता है? 86। टोटल प्रोविजन, अब 86 के हिसाब से टोटल प्रोविजन बताएं। 226। ये देखें, ये फिगर चेंज हो गई है। 226 यहाँ पे क्या था? 230 थी बैड डेट। अब बताएं बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? सर इसमें 100 और कितना आएगा? बैड डेट नलायक ओ पुत्र, 530 में से 100 माइनस कर तो दिया।
236 एक्सपेंस चेंज हो गए। लेकिन सर आपने प्रोविजन तो नहीं कहा, सिर्फ तो कि वो बेड डेट हो गए, वो मर गए हैं, तो हम मर गए तो उस पर हमने प्रोविजन लगाई नहीं, तो बेड डेट मर गया ना, तो आपने उसको बैड डेट कर दिया। हाँ तो बैड हमने डेट पहले करके उसके 20% बाद बैड डेट करके फिर प्रोविजन लगानी है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो पैसे आने हैं उन पे शक होगा, जो आने नहीं है उस पे काहे का शक। वो तो चला गया जन्नत में हूरे ऐना के पास। वो तो उसका तो 100 का 100 ही हम बैड डेट करेंगे। 100 का 100 ही किया बेटे। तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि 100 बैड डेट नहीं करना? मैंने आपसे पूछा था डेटर कितने कम होंगे। सबसे तो बिल्कुल 100 से कम हुए हैं ना डेट। बेटा जी आपकी प्रोविजन जो थी, जो डेटर्स हैं, कितने डेटर्स टोटल? सर जो हम जिन्हें प्रोविजन लगा रहे थे ना, वो तो हम यार एक मिनट, मैं आपको ना बात समरी कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, एक मिनट। मेरा आपसे ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि आपको ये बात रियलाइज़ हो जाए कि हम प्रोविजन अप्लाई करने से पहले बैड डेट कर देंगे। दैट वाज द होल पॉइंट। प्रोविजन अप्लाई करने से पहले बैड डेट करनी है, उसके बाद प्रोविजन का रेट अप्लाई करना है, वो क्लोजिंग आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स आएंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। बात क्लियर होगी? सर जब आपने 100 रुपया बैटर किया तब हमने एंट्री पास की होगी बैटर डेबिट बैटर क्रेडिट। वो जो हमने 100 रुपया बैटर एक्सपेंस के लेजर में किया वो भी तो ऐड करना है, यही कह रहे हैं। सही कह रहे। बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, बैड डेट यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, इसको चेंज कर लें। ये कितनी हो जाएगी? 256 हो जाएगी मेरे ख्याल से। 256 या 66? 230 प्लस 100 प्लस 226 माइनस 220, 336। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अगली बात। अभी कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 4 पे हैं। 34 हो गए, कोई बात नहीं। अभी हम, मेरा ख्याल है यहाँ पे क्लास है, इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए आज के लिए। अभी के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 67 फिनिश। जज़ाकल्लाह।